दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। दोस्तों, आज हम जानेंगे तनाव क्या होता है और इससे कैसे बचें आदि की जानकारी लेंगे। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असमान हो जाता है। लोटस के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपने उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तनाव जब आपको आंतरिक या बाह्य डिमांड का सामना करना पड़ता है तो उस स्थिति में आपके शरीर द्वारा दिए जाने वाला रिएक्शन ही तनाव कहलाता है। तनाव को हम 3 तरह से देख सकते हैं, जैसे सामाजिक तनाव, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव। तनाव होने का कारण क्या है? 1 नंबर, असुरक्षा की भावना। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को असुरक्षा समझता है तो उस समय तनाव होने का मेन कारण है। दूसरा है धैर्य या आत्मविश्वास की कमी। तीसरा है निराशावादी दृष्टिकोण। 4 हीनता या श्रेष्ठता की भावना। 5 मिथ्या विश्वास और पूर्वाग्रह। 6 सहनशीलता का अभाव। 7 दुर्घटना या बीमारी का प्रभाव। 8 अक्षमता के ऊपर आकांक्षा स्तर का होना। 9 आलोचना के प्रति चिंता। 10 अकेलापन या भविष्य की चिंता। ये तनाव होने के कारण हैं। तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं? 1 नंबर, एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना, नींद संबंधी समस्याएं, मानसिक थकान का आभास या सिरदर्द, भूख संबंधी समस्याएं, स्मृति का ह्रास, अकेलेपन का भाव। तनाव के प्रकार। तनाव को हम सामान्यतः नकारात्मक रूप में ही लेते हैं, किंतु इसका सकारात्मक पक्ष भी होता है। तनाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर सकारात्मक तनाव, दूसरा नकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव, इससे व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति एवं कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तथा उसे सम्मान एवं आत्मसंतोष मिलता है। जबकि नकारात्मक तनाव में इसमें व्यक्ति की रचनात्मक एवं कार्य निष्पादन क्षमता का ह्रास होता है तथा व्यक्ति के असंतोष व निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। तनाव के प्रभाव। यदि हम शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से निर्धारित समय में संपादित नहीं कर पाएंगे। तनावग्रस्त होने से व्यक्ति को अनेक प्रकार की मनोवैहिक सामूहिक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति पर तनाव के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हृदय गति पर, रक्तचाप पर, पाचन शक्ति पर, मांसपेशियों में तनाव, सिर दर्द या उदर विकार या पीठ दर्द। और यदि आप किसी कार्यालय या संगठन में कार्य करते हैं तो वहाँ पर संस्था की गुणवत्ता पर, नियोजन एवं प्रबंधन पर, संस्था प्रमुख एवं अधीनस्थ प्रशिक्षुओं पर, भावी कार्यों में निष्पादन पर, कृत कार्यों के परिणाम पर, भविष्य की रणनीतियों पर आदि पर प्रभाव पड़ता है यदि आप तनावग्रस्त हैं तो। तनाव प्रबंधन। तनाव का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण मन अशांत हो जाता है, जिस कारण कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। अतः यह आवश्यक है कि हमें तनाव उत्पन्न करने वालों से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही यदि ऐसी स्थिति आए भी तो हमें उसका दृढ़ता से वह संकल्प शक्ति के साथ सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन के विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तनाव को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। 1 नंबर, तनाव के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा विश्लेषण कर उसमें समाधान खोजना चाहिए। दूसरा, लक्ष्य का निर्धारण। तीसरा, कुशल समय प्रबंधन। जो आपको कार्य दिया गया है उसको समय अनुसार निर्धारित समय में आप प्रबंधन करें। 4 शांत रहना। 5 पारंपरिक सहयोग से कार्य करना, चाहे वह घर हो या दफ्तर। 6 समाज में लोगों से मिलना जुलना। 7 प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन करना। 8 नकारात्मक सोच से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। 9 आत्मविश्वास एवं धैर्य। 10 तनाव होने पर अपने आप को व्यस्त रखें। कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण व उन्हें समय पर पूर्ण करना। 12 प्रसन्नचित्त रहना। 13 नियमित शारीरिक व्यायाम योग प्राणायाम करें।
अब चलते हैं क्रोध पर। क्रोध या गुस्सा एक भावना है। दैविक स्तर पर क्रोध करने होने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। यह भय से उपज सकता है। भय व्यवहार में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। जब व्यक्ति भय के कारण को रोकने की कोशिश करता है, क्रोध मानव के लिए हानिकारक है। क्रोध कायरता का चिन्ह है। सनकी आदमी को अधिक क्रोध आता है, उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं, क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नज़रों में गिर जाता है। क्रोध आने का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। उपेक्षित, तिरस्कार या हेय समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते हैं, क्योंकि वे क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधियों के द्वारा भी समाज को दिखाना चाहते हैं कि उनको भी अस्तित्व है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। क्रोध पर नियंत्रण की आवश्यकता। क्रोध प्रकट करने से पहले कार्यालय में तनाव अधिक होना धैर्य क्षमता को कम करता है। जब आपके काम का श्रेय क्रोध के लक्षण उभरने लगते हैं, पर उससे पहले कि क्रोध हम पर हावी हो जाए, हमें इसका प्रबंधन करना जरूरी हो जाता है। हमें क्रोध के मूल कारणों को जानने और समझने की ज़रूरत है। आप संबंधित व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं अथवा सीनियर के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। सीनियर द्वारा आपके काम पर प्रश्न बदलना लेने के लिए तत्पर न रहें। धैर्य मानव का सबसे बड़ा गुण है। गलती मानवीय स्वभाव है। हमेशा सटीक होना संभव नहीं है। हमेशा आप दृढ़ नहीं रहें, एक शब्द पर अटीक नहीं रहें। आप थोड़ा शांत स्वभाव रखें। गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिसमें विचार तो आते हैं, लेकिन भाव अपने प्रधानता पर होते हैं। और सामने वाला कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है, हमें उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि विचार लुप्त हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाते हैं, बल्कि उससे होने वाले परिणाम के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। बस दिमाग में रहता है तो वो है गुस्सा। और गुस्सा आपका दिमाग तभी संतुलित होकर सोच सकता है जब आपके अंदर किसी भाव की अधिकता न हो। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत खुश रहते हैं तब भी हम सही से नहीं सोच पाते हैं। जब कोई भाव हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी होता है तो सबसे ज़्यादा हमारी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। क्रोध आने के प्रमुख कारण क्या हैं? यह सोच है कि हम सबसे समझदार हैं और बुद्धिमान हैं और हमें कोई भी समझा नहीं सकता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाएं। इस तरह की सोच आपको गुस्सैल बनाती है। अतः अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जो आपसे कमज़ोर होता है पद में और पैसे में, आपको गुस्सा भी उन्हीं के ऊपर आता है। अगर ऐसा न हो तो लोग अपने ऑफिस में अपने बॉस से गुस्सा हो जा सकते हैं। कहीं आप अपने बॉस से सोच से लड़ाई तो नहीं कर चुके हैं? सोच में दूरदर्शिता का अभाव होना, मान लीजिए आपका एक बहुत प्यारा मित्र है जिससे ही आपकी दोस्ती एक लंबे समय से है। उसने आपको बुरा भला कह दिया है। आपने एक पल में ही उसे लड़ाई कर ली है और उसे दोस्ती तोड़ ली है। ये क्रोध के कारण है। चिंता संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विशेषताएं घटकों की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है। यह घटक एक अप्रिय भाव बढ़ने के लिए जुड़ते हैं, जो कि आमतौर पर बेचैनी, आशंका, डर और क्लेश से संबंधित है। चिंता एक सामान्यकृत मनोदशा है जो कि प्रायः न जाने जाने योग्य किसी उपवन द्वारा उत्पन्न हो सकती है। देखा जाए तो यह भय से कुछ अलग है, जो कि किसी ज्ञात खतरे के कारण उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त भय भागने और परिहार के विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित है, जबकि चिंता अनुभव किए गए अनियंत्रित या अपरिहार्य खतरों का परिणाम है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि चिंता एक भविष्य उन्मुख मनोदशा है, जिसमें एक व्यक्ति आगामी नकारात्मक घटनाओं का सामना करने का प्रयास करने के लिए इच्छुक है या तैयार होता है, जो कि यह सुझाव देता है कि भविष्य बनाम उपस्थित खतरों के बीच एक अंतर है जो भय और चिंता को विभाजित करता है। चिंता को तनाव की एक सामान्य प्रतिक्रिया माना जाता है। यह किसी व्यक्ति की
किसी मुश्किल स्थिति, काम पर या स्कूल में किसी को इससे निपटने के लिए उत्साहित करने पर से निपटने की मदद कर सकती है। अधिक चिंता करने पर व्यक्ति दुश्चिंता विकार का शिकार हो जाता है। चिंता के शरीर प्रभाव में दिल का पैल्पिटेशन, मांसपेशियों में कमजोरी, तनाव, थकान, मिचली, सीने में दर्द, सांस की कमी, पेट में दर्द या सिर दर्द शामिल हो सकते हैं। जब शरीर खतरों से निपटने के लिए होता है तब रक्तचाप और दिल की गति की दर बढ़ जाती है, पसीना बढ़ जाता है, प्रमुख मांसपेशियां समूह के लिए रक्त का बहाव बढ़ जाता है और प्रतिरक्षा और पाचन तंत्र प्रणालियों पर रुकावट आ जाती है। लौड़ो या भागो का प्रतिक्रिया, पीली त्वचा, पसीना, कांप और पपीलियरी फैलाव चिंता के बारे लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। कोई जिसे चिंता है या भय या आतंक का भाव के रूप में अनुभव कर सकता है। हालांकि हर व्यक्ति जिसे चिंता आतंक के दौरे अनुभव नहीं कराता है। ये एक आम लक्षण है। आतंक के दौरे में आमतौर पर बिना चेतावनी के आते हैं और यद्यपि आप तौर पर तर्कहीन है, परंतु खतरे की धारणा बहुत वास्तविक है। एक व्यक्ति जो आतंक के दौर का अनुभव कर रहा हो अक्सर ऐसा महसूस करता है जैसे वह मरने या गुजरने वाला या गुजरने वाली है। चिंता केवल भौतिक प्रभाव ही नहीं रखती बल्कि इसमें कई भावनात्मक प्रभाव भी शामिल हैं। इसमें आशंका या भय की भावनाएं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, तनाव घटित होने को देखना और इंतजार करना शामिल है और महसूस करना जैसे कि तुम्हारा मस्तिष्क से शून्य हो गया हो। और साथ ही साथ दुष्स्वप्न, बुरे सपने, उत्तेजना के बारे में दुराग्रह, मस्तिष्क की भावनाओं, इन एक फंदा देजावू और भावना की सब कुछ डरावना लग रहा हो। तनाव प्रबंधन, तनाव को दूर करने के बेहतरीन तरीके। तनाव को दूर करने के लिए बेहतरीन तरीके क्या हैं? दोस्तों, तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंग्जायटी ज़्यादातर लोगों के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। प्राय तनाव, स्ट्रेस का कारण काम का बोझ, समय की कमी, अनुचित खान पान, खराब जीवन शैली एवं पारिवारिक समस्याएं होती हैं। अगर समय पर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन नहीं किया जाए तो तनाव कई रोगों का कारण बन सकता है। इसलिए आज हम ये तनाव, स्ट्रेस को दूर करने के कुछ बेहतरीन उपायों के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप स्ट्रेस को काफ़ी कम हद तक कम कर सकते हैं। स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है और तनाव प्रबंधन की ज़रूरत क्यों है? न चाहते हुए भी तनाव हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन जाता है और समय के साथ यह चिंता का विषय बनता जाता है। हालांकि तनाव के सामान्यतः प्राकृतिक क्रियाएं हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन से जुड़े समस्याएं जब हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं और हम इसका या तो हल नहीं निकाल पाते हैं या हम पर हावी होने लगती है, तब यह तनाव का रूप ले लेती है। चिकित्सा मनोवैज्ञानिक के अनुसार जब शारीरिक और मानसिक कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है तब एड्रेनालिन तथा नॉन एड्रेनालिन द्रव्य प्रभावित होने लगता है जिससे तनाव बढ़ जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो तनाव जहां शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है वहीं यह हमारे दिमाग की सजगता को भी प्रभावित करता है। इसलिए तनाव प्रबंधन करना काफ़ी हद तक तनाव को कम कर सकता है। तनाव के कुछ प्रमुख कारण हैं कि तनाव किन किन कारणों से होता है। जैसे आपके पास में काम का ज़्यादा बोझ होना, समय का अभाव होना, उच्च जीवन स्तर या बदलती जीवन शैली, आर्थिक परेशानी, नींद की कमी, अनुचित दिनचर्या, बीमारी, वातावरण का प्रभाव, रिश्तों में उलझन, शारीरिक अयोग्यता आदि। तनाव के कुछ लक्षण हैं जैसे व्यक्ति धूम्रपान या शराब का सेवन अधिक करने लगता है। 2. चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीना, अपने बालों को नोचना, ज़्यादा घुटने हिलाना, हर काम में हड़बड़ाना, अकेले रहना पसंद करना, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, नकारात्मक बातें ज़्यादा करना, समाज से अलग अलग रहना, हमेशा सोचते रहना, हंसी मजाक पसंद न करना,
डरा डरा रहना, ज़्यादा गुस्सा होना, ज़्यादातर हाथ पैर ठंडे बने रहना, ये तनाव के लक्षण हैं। यदि आप में तनाव ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उस समय ये लक्षण अधिकतर देखने को मिलते हैं। तनाव के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। जब आपके दिमाग में तनाव या आप ज़्यादा चिंतन करने लग जाते हैं और तनाव ज़्यादा हो जाता है तो उस समय आप पे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। 1 नंबर याददाश्त कमज़ोर हो जाना, 2 नींद न आना, 3 चिड़चिड़ाहट, 4 मुँह का सूखना, 5 भूख न लगना, 6 रक्त संचार का ठीक न होना, 7 कमज़ोर हो जाना, 8 सनकी हो जाना, 9 उदास रहना, 10 अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाना, 11 ज़्यादातर हाथ पैर ठंडे बने रहना, 12 मन के उल्टे सीधे विचार आना। ये कुछ तनाव के लक्षण हैं, दुष्प्रभाव हैं। तनाव से संबंधित रोग, जब आप पे तनाव हावी हो जाता है उस समय आपके शारीरिक क्या क्या बीमारियां आप में आ जाती हैं। 1 नंबर दिल की किसी बीमारी का खतरा, 2 दमा, 3 मोटापा, 4 मधुमेह, 5 सिर दर्द, 6 अवसाद और चिंता, 7 गैस्ट्रोटेस्टाइनल समस्याएं जैसे पीठ दर्द है उस तरह से, 8 अल्जाइमर रोग अल्सर, 9 समय से पहले बूढ़ा होना, 10 अकाल मृत्यु। ये तनाव से संबंधित रोग हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि तनाव क्या है और कैसे होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है और इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं। इसलिए जब आपने तनाव को पूरी तरह से पहचान लिया है तो अब तनाव को कैसे खत्म किया जाए, यानी तनाव से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसे जानते हैं। दोस्तों, तनाव प्रबंधन के द्वारा तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। 1 नंबर है सकारात्मक दृष्टिकोण से रखें तनाव को दूर। जीवन में तनाव के लिए नकारात्मक सोच, नकारात्मक दृष्टिकोण मुख्यतः रूप से जिम्मेदार हैं। तनाव से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपने सोच दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक को सकारात्मक करने के लिए हमें सकारात्मक ज्ञानवर्धक पुस्तकों का पढ़ना चाहिए और ध्यान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निर्धारित करें कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। अपने प्रभाव पर ध्यान दें। आप ऐसे महसूस क्यों कर रहे हैं उसे लिखें। अपने व्यवहार को बदलने पर ध्यान दें। अपने डर को पहचानो। अफवाह और समस्या समाधान के बीच अंतर करें। अपने तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए एक योजना बनाएं। स्वस्थ वातावरण विकसित करें। ध्यान और योग से तनाव को दूर कर सकते हैं। जैसे योग के जरिए आप तनाव और टेंशन को दूर भगा सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें। फिट रहने पर आपका शरीर तनाव से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। स्वस्थ संतुलित भोजन करें। थोड़ा खाएं लेकिन स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ही करें। अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। हर काम को समय पर करने के लिए एक चार्ट बनाएं। काम की प्राथमिकताएं तय कीजिए। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में, तो आप उलझन में ही रहेंगे। क्रिएटिव वर्क को सबसे पहले करें। कोशिश करें कि सुबह अपने फ़ोन से दूर ही रहें ताकि आपका दिमाग शांत हो और पूरे दिन अच्छे से काम कर सकें। तनाव के कारणों को दूर करें। कोई भी कारण जिसकी वजह से आप तनाव में आ जाते हैं उससे दूर रहें या उन कारणों को कम करें। आजकल तनाव की एक वजह यह देखी जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं होते हैं या फिर उसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती है, फिर भी हम बेमन से काम करते रहते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। विजन में स्पष्टता। जब हम कोई काम बिना किसी उद्देश्य के करते हैं, अपनी ज़रूरतों से भली भांति वाकिफ नहीं होते हैं, तो यही सबसे अधिक हमारा तनाव बढ़ता है। अगर हमें यह नहीं पता है कि खुद से हमें क्या चाहिए तो हमेशा असमंजस में रहेंगे। इसलिए अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन लगे तो तुरंत उस संबंध में बात करनी चाहिए। शौक और रुचि और विश्राम के लिए समय बनाएं। तनाव से बचने के लिए आप शौक, रुचि और विश्राम के लिए समय बनाएं।
अधिक पाने की चाह में हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पसंद के काम, अपनी रुचि, यहाँ तक ठीक से विश्राम भी नहीं कर पाते हैं। यदि आपको तनाव से मुक्त होना है तो अपने परिवार, अपनी रुचि के लिए भी समय निकालें और काम के बीच में थोड़ा रेस्ट भी लें। यदि तनाव में हैं तो पर्याप्त आराम करें और सोएं। तनावपूर्ण घटनाओं से उबरने के लिए आपके शरीर को समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समय का उचित प्रबंधन। बेहतर टाइम मैनेजमेंट के बहुत फायदे हैं। ये हमें फोकस रखता है, प्राथमिकताओं का बोध कराता है और तनाव को भी कम करता है। टाइम्स मैनेजमेंट को सुधारने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद न पालें। रोज़ाना अपनी तरक्की पर चिंतन करें, रूटीन बनाकर चलें ताकि प्राथमिकता के हिसाब से सारा काम समय रहते हुए पूरा कर सकें। अपने प्लानिंग में कुछ रिजर्व समय भी रखें, इससे कोई व्यवधान आने पर भी काम को समय पर पूरा कर सकेंगे और कोई अनावश्यक तनाव भी नहीं लेना पड़ेगा। तनाव को कम करने के लिए शराब, ड्रग्स या बाध्यकारी व्यवहार पर भरोसा न करें। इससे कुछ समय के लिए तो आप इससे निजात पा सकते हैं, पर बाद में यह आपके लिए और घातक हो जाएगा। इसलिए तनाव को कम करने के लिए शराब, ड्रग्स या बाध्यकारी व्यवहार पर भरोसा ठीक नहीं है। उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं। तनाव को यदि दूर करना है तो उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं। इसके अलावा आप इन उपायों को भी अपनाएं, जैसे 1 नंबर, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। 2, नकारात्मक लोगों के साथ उठने बैठने से बचें। 3, खुश मिजाज और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। 4, किसी भी बेवजह की बातों पर सोच विचार या बहस ना करें। 5, सोने और सुबह उठने का एक समय निश्चित करें। 6, शारीरिक क्षमता से अधिक काम बिल्कुल भी ना करें। अपनी परेशानियों को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। केवल पौष्टिक और संतुलित आहार ही लें। संगीत सुने जो भी आपको पसंद हो। हर वक्त मोबाइल, टीवी और लैपटॉप जैसे गैजेट से चिपके न रहें। छुट्टियों में किसी प्राकृतिक खूबसूरत जगह पर घूमने अवश्य जाएं। चिंतन करें, चिंता नहीं। यह एक शब्द है, चिंतन और चिंता। इनमें दोनों में क्या अंतर है, इनके बारे में आप जानेंगे। चिंता वर्सेस चिंतन। जहाँ एक और चिंता से बुद्धि का नाश होता है, वहीं चिंतन से हमारी बुद्धि का विकास होता है। एक और चिंता करने वाले व्यक्ति के जीवन का नाश होने लगता है, जबकि चिंतन करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होने लगता है। चिंता क्यों होने लगती है? इस तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में व्यक्ति भागता रहता है। प्रतिस्पर्धा, सुख, संपन्नता भरा जीवन जीने की चाह, जिम्मेदारियों को बोझ चिंता के रूप में व्यक्ति को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। चिंता में मनोरोग है जो काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, आत्मविश्वास की कमी को उत्पन्न करती है और हमारे जीवन को अंधकार में बना देती है। चिंता और चिंतन। हम सभी के दिमाग में विचारों की हलचल स्वाभाविक है, पर यह भी समझना जरूरी है कि किस तरह के विचार हमारे मन में उपज रहे हैं और उन विचारों के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि विचार आना स्वाभाविक है, यही विचार अगर सकारात्मक रूप रखते हैं तो हमें शक्ति देते हैं, हमारी रचनात्मक को बढ़ाते हैं, हमें नया रास्ता दिखाते हैं, हमारे आत्मविश्वास को जगाते हैं और जीवन की सफलता से हमारी पहचान कराते हैं। यदि विचारों में भय, अनिश्चितता हो तो यह चिंता को जन्म देती है, जो मस्तिष्क को भ्रष्ट कर देती है। चिंता के कारण व्यक्ति योग्य के बावजूद अपने को अयोग्य महसूस करता है। इसलिए जब एक नकारात्मक विचार शुरू हुआ और हद से आगे गया तो चिंता बन जाती है। लेकिन जब एक विचार आत्मविश्वास, समझ और संकल्प शक्ति को जन्म देता है तो वह चिंतन बन जाता है। इसलिए चिंतन करें, चिंता ना करें। चिंता और चिंतन में अंतर। किसी भी परेशानी को लेकर चिंता नहीं बल्कि उसके हल के बारे में गहराई से सोचना चिंतन है। मन में उठे प्रश्नों से विचलित होना चिंता है, जबकि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चिंतन है।
चिंता भय को जन्म देती है जबकि चिंतन भय मुक्त कराता है। चिंता चतुराई को खा जाती है जबकि चिंतन आत्म अवलोकन कराती है। चिंता हमारे ज्ञान को अज्ञान में बदल देती है जबकि चिंतन सीखने की प्रक्रिया होती है। चिंता मन को बेचैन करती है जबकि चिंतन द्वारा हम शांत भाव में बैठकर किसी समस्या या बिंदु के बारे में विचार करते हैं। चिंता एक बोझ होती है जबकि चिंतन हमारे मन के बोझ को हल्का कर देती है। चिंता दिशा से भटकाती है जबकि चिंतन हमारे जीवन को नई दिशा देता है। चिंता करके हम केवल बुराइयों को देख सकते हैं जबकि चिंतन द्वारा हम बड़ी से बड़ी परेशानियों के बीच छुपे अवसर और अच्छाइयों को देख सकते हैं। चिंता जिम्मेदारियों से भागना सिखाती है जबकि चिंतन द्वारा हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। चिंता कैसे करें, चिंतन कैसे करें? चिंता और चिंतन एक ही माँ के दो संतानें हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है और सफल नहीं होता है। चिंता हमेशा असफलता की ओर धकेलती है, लेकिन जब मनुष्य चिंता छोड़कर चिंतन करते हैं तो मनुष्य सफल होते हैं। चिंतन अचानक से होने वाली प्रतिक्रिया है क्योंकि चिंता को स्वाभाविक होती है, जबकि चिंतन के लिए अभ्यास किया जाता है। निरंतर अभ्यास द्वारा मनुष्य चिंतन करने लगता है और अपनी निर्धारित मंजिल पर पहुंच जाता है। चिंतन में व्यक्ति विचारों को तर्क वितर्क के रूप में लेता है, परिस्थितियों को देखकर अपने आप से प्रश्न करता है और फिर उसका हल खोजता है। चिंतन एक प्रक्रिया है जिसमें पहले क्रम में व्यक्ति समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे क्रम में उसे हल को ढूंढता है। चिंता और चिंतन में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि चिंता से परेशानी के बारे में व्यक्ति विचार करता है, उसके मन में प्रश्नों की कतार लग जाती है, लेकिन मन में भय और आत्मविश्वास न होने के कारण वह सिर्फ समस्याओं को देखता है और हल खोजने के बजाय सवालों में उलझकर रह जाता है। चिंतन एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति खुले दिमाग से मन में उठ रहे सवालों को हल कर सकता है। चिंतन के अभ्यास के लिए कुछ सहायक बातें हैं। नियमित ध्यान करें, नकारात्मक विचारों से बचें, समस्याओं और असफलताओं को स्वीकार करें और आगे बढ़ने को सीख लें। अपने आप से सकारात्मक बातें करें, अपने आप से प्रश्न पूछें एवं उनके उत्तर दें। तनाव और टेंशन दूर करने के लिए हम योग का भी सहारा ले सकते हैं। तो हम 10 योग के बारे में जानेंगे। जैसे तनाव और चिंता आजकल एक आम समस्या बन गई है। ज़्यादा अशांत और तनावग्रस्त हो जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा फर्क हमारी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। तनाव और मानसिक अशांति में योग रामबाण साबित होता है। योग कोर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन्स, जिसके वजह से हम तनाव महसूस करते हैं, को कम करने में सक्षम हैं। योग से शरीर को एनर्जी तो मिलती ही है, साथ ही मन को भी शांत कर पाते हैं। जानते हैं 10 योग प्रभाव तनाव और चिंतन के लिए। तनाव और टेंशन को दूर करने के लिए 10 योग हम जानेंगे। सावधानियां, योग करते समय सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। 1 नंबर, किसी भी योग को करते समय सबसे पहले किसी समतल स्थल पर एक आरामदायक आसन बिछा लें। 2, योगा में श्वास क्रिया का बहुत महत्व है। योग क्रिया के दौरान अपनी बर्थ पर फोकस करें। 3, योग मुद्रा को 30 से 60 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें, परंतु क्रिया को धीरे धीरे होते हुए करें। 4, बिल्कुल भी न करें, अन्यथा निरंतर अभ्यास से आप पूर्ण रूप से योग करना सीख जाएंगे। अगर योग करने में परेशानी हो रही है तो किसी योग टीचर या डॉक्टर से आप सलाह लें। 1 नंबर है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा को प्राणायाम की मुद्रा की नाम से भी जाना जाता है। यह ध्यान को जागृत करने वाली मुद्रा है। हृदय चक्र के पास दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में इसे किया जाता है। इससे हृदय में ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा दिमाग के दोनों हिस्सों को शांत करती है। दोनों पर जोड़कर, जैसा कि पिक्चर में है, सीधे बैठें एवं अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के समीप नमस्कार की मुद्रा में बैठें और अपनी आंखों को
बंद कर लें। इस योगासन से आपके जो भी नकारात्मक प्रश्न हैं उनमें कमी आएगी। 2 नंबर है सुखासन मुद्रा। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, सुखासन यानी सुख देने वाला आसन। सुखासन के प्रयोग से तनाव, चिड़चिड़ापन दूर होता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। छाती, रीढ़ की हड्डी और पैर मजबूत होते हैं। इस क्रिया को करना काफ़ी आसान है। अंजलि मुद्रा की तरह इस मुद्रा में भी दोनों पैर मिलकर पालती मारकर बैठ जाएं। अपने सिर व गर्दन एक पीठ में रखें। अब अपने कंधों को ढीला छोड़कर उन्हें एक सीध में रखें और पाने हाथों को ऊपर दिए पिक्चर के अनुसार रखें एवं अपनी सांस को पहले अंदर की ओर खींचें और फिर बाहर की ओर छोड़ें। 10 से 15 बार ये श्वास क्रियाएं करें। कोशिश करें सांस को 40 से 60 सेकंड तक रोककर रखें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। 2 नंबर है मर्जारासन मुद्रा। इस योग मुद्रा से रीढ़ और पेट दोनों की लचीले बनते हैं, तनाव को कम करता है। इसे बिल्ली आसन भी कहा जाता है। मर्जारासन मुद्रा में आप अपने घुटनों और हाथों के बल आ जाएं, जैसे कि बिल्ली पोज। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर को छाती की तरफ लाएं और कमर को ऊपर की ओर उठाएं, जैसा पिक्चर में दिया गया है। इस मुद्रा से आपकी पीठ में खिंचाव आना चाहिए। अब विपरीत सिर को ऊपर और पीठ को अंदर की तरफ ले जाएं। इस तरह आपकी चेस्ट में खिंचाव आना चाहिए। इस तरह से 2 से या 3 मिनट तक दोहराया जाए। वितिलासन मुद्रा। यह मुद्रा भी तनाव और मानसिक समस्याओं को निदान हेतु प्रभावकारी है। इसको पोस्ट भी कहा जाता है। इस योग को करते समय आपकी शारीरिक मुद्रा गाय की तरह हो जाती है। वितिलासन मुद्रा में अपने दोनों घुटनों के बल पर खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को भी जमीन पर सटाकर रखें। ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने आपके कोलों के नीचे होने चाहिए और आपकी कलाई आपके कंधों के नीचे एक ही पंक्ति में होनी चाहिए। इसके बाद ही अपने सिर को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे नीचे देखें। अब सांस लेते हुए अपने नितंबों को ऊपर की ओर उठाएं और पेट को नीचे की ओर, साथ ही सर को ऊपर जितना उठा सकें उठाएं। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। 5 नंबर है उत्तान शीर्षासन। यह मुद्रा भी तनाव और मानसिक समस्याओं के निदान हेतु प्रभावकारी है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मोड़कर सीधे बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को एड़ियों की तरफ लेकर जाएं और इससे आपकी अटेलियों पर दबाव और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस होगा। अब अपनी कोहनी को मोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को जमीन की ओर ले जाएं और कोशिश करें हाथ जमीन पर टच हों। गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कुछ समय तक इसी पोज में बने रहें। पश्चिमोत्तानासन। यह आसन तनाव और मानसिक समस्याओं का निदान तो करता है, साथ साथ कई प्रकार के रोगों जैसे मोटापा कम करता है, समस्याओं को दूर करता है और त्वचा रोगों के लिए लाभकारी है। साइटिका से संबंधित रोगों को दूर करता है। पाइल्स, पेट आदि के लिए लाभकारी है। जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। जानु प्लस शीर्ष। जानु यानी घुटना और शीर्ष यही सिर। यह आसमान तनाव में बहुत लाभकारी है। यह दिमाग को शांत करने वाला आसन है। यह शरीर में लचीलापन को बढ़ाता है, पाचन क्रिया में सुधार लाता है, शरीर को स्फूर्ति देता है, महिलाओं को मासिक धर्म में होने वाली परेशानियों से भी निजात दिलाता है। शीर्षासन 8 नंबर। यह आसन थोड़ा कठिन है। कुछ अभ्यास के बाद इसे किया जा सकता है, पर यह बहुत लाभकारक आसन है। यह दिमाग को शांत और तेज तो करता ही है, मुख पर तेज भी लाता है, यानी चेहरे की चमक बढ़ जाती है। रीढ़ की हड्डी, हाथों और टांगों को मजबूत करता है। 8 नंबर बालासन। इस आसन को करते समय आपकी मुद्रा माँ
कोख में बच्चे जैसी होती है, इसलिए इसे बालासन, बाल प्लस आसन कहा जाता है। इसे चाइल्ड पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह तनाव के तो लाभकारक है ही, इसके साथ ही तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत करता है। कब्ज और एसिडिटी में लाभकारक है। शुगर के मरीजों के लिए ये आसन काफ़ी लाभकारी है। आसन नोट, जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है वो इस योग को ना करें। श्वासासन। श्वासासन संस्कृत शब्द का सबसे बना है जिसका अर्थ है मृत शरीर। इस आसन को श्वासन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें शरीर एक मृत के समान करना होता है। श्वासन विश्राम करने के लिए है और लगभग पूरे योगासन प्रक्रिया के दौरान पश्चात किया जाता है। एक पूरा योग का क्रम क्रियाशीलता के साथ आरंभ होता है और विश्राम में समाप्त होता है। श्वासासन ध्यान में रिलेटेड है। यह आसन से तनाव से मुक्ति मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है एवं आसन नीचे रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया और एंजाइटी के मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी है। नकारात्मक विचार क्या हैं? आप सोचकर देखें। यदि आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस समय आपके दिमाग में क्या ऐसे विचार चलते हैं? क्या होगा अगर मैं रिजेक्ट हो गया, या पता नहीं मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं, या मैंने मेहनत तो पूरी की है पर पता नहीं मेरा नसीब मेरा साथ देगा कि नहीं। जब आप अपने दिमाग में ऐसे मैसेज डालना शुरू कर देते हैं तो इन्हीं को नकारात्मक विचार कहा जाता है। नकारात्मक विचार लगातार हमें यह एहसास दिलाते हैं कि पूरी दुनिया एक अंधेरा कुआं है और हम उसमें समाते जा रहे हैं और न ही वहाँ उजाला है और ना ही खुशी है। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार में क्या अंतर है? हमारा दिमाग दो भागों में बटा होता है। एक भाग का नाम है मिस्टर पॉजिटिव यानी श्रीमान सकारात्मक, और दूसरे मिस्टर नेगेटिव यानी श्रीमान नकारात्मक। मिस्टर पॉजिटिव थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं। इनका प्रयोग करने के लिए आपको इनको वश में करना होगा। अगर आप इनको वश में करने के बाद ये आपके गुलाम हो जाते हैं और आपकी हर आज्ञा का पालन करते हैं, आपको नई ऊर्जा और जीवन में सफलता दिलाकर ही चैन लेते हैं। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक पैदा करते हैं, आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। अब करते हैं मिस्टर नेगेटिव की बात। मिस्टर नेगेटिव थोड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। इनका प्रयोग करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुरंत आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि आप इनको गुलाम नहीं बना पाते हैं, बल्कि ये आपको गुलाम बना लेते हैं। फिर ये जो चाहते हैं वो होकर रहता है। ये आपको आलसी, संकोची, गुस्सैल, चिड़चिड़ा बनाते हैं। ये आपको बताते हैं कि दुनिया अंधकार से ग्रसित है, आप बेचारे हैं, आपकी किस्मत खराब है, आपने ऐसा क्या किया है कि भगवान ने आपका ऐसा बनाया। नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? नकारात्मक सोच दो बातों से आती है। पहली, जो काम या बात आप करने जा रहे हैं उसे सोचकर डर पैदा होना, और डर होने पर नकारात्मक विचार आना जो स्वाभाविक है। दूसरी बात, जो काम, घटना एवं कोशिश बात हो चुकी है उसे सोच कर तनाव पैदा होना और नकारात्मक विचार आना। आत्मविश्वास का कम होना नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और नकारात्मक विचार आने पर आत्मविश्वास कम हो जाता है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समस्या आने पर नकारात्मक विचार आते हैं, जिसके कारण छोटी समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। यदि एक बार किसी काम में असफल हुए हो तो हमें बार बार लगता है कि इस बार भी असफल होंगे। परिणाम ये होता है, या तो हम उस काम को दोबारा शुरू ही नहीं करते, या करते हैं तो अपने नकारात्मक विचारों के कारण असफल हो जाते हैं, जिससे हम नकारात्मक से नकारात्मक होते ही चले जाते हैं। इसलिए हमेशा आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, चाहे उसका परिणाम कोई भी हो। नकारात्मक विचारों से छुटकारा कैसे पाएं? अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलें। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, कहीं आप सुस्त तो नहीं हैं। सुस्ती व्यक्ति के नकारात्मक को बढ़ाती है। हमेशा ऊर्जावान रहने की कोशिश करें।
अपने बैठने उठने चलने पर ध्यान दें। झुककर बैठने चलने की बजाय सीधा बैठें और चलें। नॉर्मल से थोड़ा तेज चलें। सिर झुकाकर नहीं बल्कि आंखें मिलाकर बात करें। मुरझाएं चेहरा नहीं, एक मुस्कुराता चेहरा रखें। नकारात्मक विचारों को नकारते जाएं और अपने दिमाग को शांत रखें। अपना ध्यान कहीं और लगा लें। यदि आपके मन में नकारात्मक प्रश्न आते हैं तो उस समय अपना ध्यान किसी अन्य में लगा लें। समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। कोई भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उसको हल करने की कोशिश करें। आप उससे हताश ना हो और नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं। तो साथियों, ये था हमारा तनाव प्रबंधन से संबंधित कुछ पहलू जिसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।